आज आज बर्दाश्त कर लो ना, लग जाएगी कल ऐसी। कोई बात नहीं, मरेगी नहीं, तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं मरेगी। इससे भी ज्यादा विकट परिस्थितियों में रह रहे हैं लोग दुनिया में। ठीक है, लग जाएगी, आज आज है फिर लग जाएगी। तो ये था डेस्मोट्रोपिज्म। डेस्मोट्रोपिज्म का मतलब था प्रोटॉन का इधर उधर चलना। कभी कीटो से इनॉल फॉर्म में जाते हैं तो प्रोटॉन इधर से उधर चलता है, राइट, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। और जब इनॉल से कीटो फॉर्म में आते हैं तो ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ। यही हो रहा है खेल। मतलब ये जो डेस्मोट्रोपिज्म हम खेल रहे हैं खेल से, ये जो डेस्मोट्रोपिज्म का खेल खेल रहे हैं, ये सारा खेल चला रहा है ये प्रोटॉन, राइट। इसी का सारा रायता फैलाया हुआ। जब हम कीटोन से कीटो फॉर्म से, सॉरी कीटोन नहीं, कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म पे जा रहे हैं, तो ये प्रोटॉन कहां से कहां जा रहा है? दिस प्रोटॉन इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम C2O, राइट ना, बोलो। दिस प्रोटॉन इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम C2O, राइट। और जब हम इनॉल से तो प्रोटॉन अगेन ट्रांसफरिंग फ्रॉम O2C। अभी तक मैंने आपको जो भी फैक्टर पढ़ाए, वो फैक्टर ये थे कि कैसे भी करके एक बार प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया तो इस एल्कीन को या इस फॉर्म को स्टेबलाइज कर दो ताकि इसका कंटेंट बढ़ जाए, इसका परसेंटेज बढ़ जाए। उसमें स्टेबलाइजेशन किया हमने रेजोनेंस के थ्रू, है ना, मतलब कॉन्जुगेशन से किया, हाइपर कॉन्जुगेशन से किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से किया, फ्लोरिनेटेड कंटेंट लगा के किया ना, बोलो। एक और तरीका है, अगर ये एल्कीन आपसे स्टेबलाइज नहीं हो पा रही है, मान लो सपोज करो स्टेबलाइज नहीं हुई उतनी, और अगर हम इस प्रोटॉन का ये जो वापस जाना है खेला है, वापस कैसे जाएगा ये जरा बताओ? वापस इनॉल से कीटो कैसे जाएगा? अच्छा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझते हैं आप? केमिकल इक्विलिब्रियम में डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ा, उसका मतलब क्या होता है? हर पल, एवरी मोमेंट में प्रोडक्ट इज कन्वर्टिंग इनटू रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम आने के बाद भी, ओ गॉड, इक्विलिब्रियम आने के बाद भी कंटिन्यूअसली एक दूसरे में इंटरकन्वर्जन होता ही रहता है ना भाई। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम ना यार। सो देयर इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रखा है, मींस कंटिन्यूअसली दिस प्रोटॉन इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम C2O एंड O2C, C2O एंड O2C, ऐसे हो रहा है। अगर मान लो किसी का इनॉल फॉर्म बना ली हमने, बन गई, और अगर उस इनॉल फॉर्म में हम इस एल्कीन को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे, पर हम किसी भी तरह से इस प्रोटॉन के को इनहिबिट कर दें, क्या कह रहा हूं मैं? अब तक मैंने इस H की बात नहीं की थी, फैक्टर्स में नहीं की थी ना, बोलो। कैसे भी करके ये जो यहां ट्रांसफर होने वाला है, यही होने वाला है, अरे यही होने वाला है, ये प्रोटॉन जो यहां ट्रांसफर होने वाला है, अगर मैं इस प्रोसेस को कुछ भी करके इनहिबिट कर दूं, क्या कर दूं, तो फिर डेफिनेटली आपका इनॉल कंटेंट बढ़ जाएगा, और इनॉल कंटेंट बढ़ जाएगा तो इनॉल की परसेंटेज बढ़ जाएगी। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? इस मेथड को बोलते हैं काइनेटिक स्टेबलाइजेशन ऑफ इनॉल्स, बोलते हैं इसको। अब हम एक रिएक्शन को, एक तरह से रिएक्शन मतलब प्रोसेस हो गया ना, बोलो, उसको रोक रहे हैं, काइनेटिकली रोक रहे हैं, उसके ट्रांसफर को इनहिबिट कर रहे हैं। तो दिस मेथड इन विच वी आर इनहिबिटिंग, क्या कर रहे हैं हम? वी आर इनहिबिटिंग ट्रांसफर ऑफ, बोलो ना यार, प्रोटॉन। प्रोटॉन के ट्रांसफर को हम इनहिबिट कर रहे हैं। अगर इस मेथड से आपने स्टेबलाइज किया किसी इनॉल को, तो दिस मेथड इज कॉल्ड काइनेटिक स्टेबलाइजेशन ऑफ इनॉल्स। इसको इनॉलों का काइनेटिक स्टेबलाइजेशन कहा जाता है। और ऐसा हम एक ही तरह से कर सकते हैं, आपको पता है। बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, ये तीनों नहीं लगे तो उसके बाद चौथा क्या लगता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसकी सुबह बात कर ली। और जब ये चारों नहीं लगे और किसी पांचवे की जरूरत पड़े तो उसका नाम क्या होता है? हाँ, स्टेरिक क्राउडिंग। याद करो, कौन सा फैक्टर होता है हमारे पास, ले देके बल्कि ग्रुप लगा दो। जब बल्कि मोटे मोटे भारी भारी ग्रुप जोड़ दोगे तो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के टच में आएंगे ही नहीं। अरे गॉड, और आएंगे नहीं तो इनॉल वापस सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इनहिबिट हो जाएगा ये प्रोटॉन ट्रांसफर।
अगर मैं एक ऐसा इनोल ले लूं, सुंदर सा ऐसा, is like this, is this, right? Is this da da आ या, और यहां पे ये, और यही नहीं, यही नहीं, यही नहीं, और तीर पे तुर्रा लगा के मैंने मिथाइल 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 मिथाइल। अब बताओ ऐसा घटिया मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के संपर्क में आके वापस प्रोटॉन ट्रांसफर कर सकता है क्या? है इतने जो सींग उगा दिए इसके बगल में हमने, ये जब चल रहा होगा तो ही चारों तरफ मिथाइलें घूम रही होंगी, कहां से दूसरा टच में आएगा भाई इसके? तो क्या ये इनोल ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज नहीं हो जाएगा? क्या इस इनोल के प्रोटॉन को ले जाने किसी की हिम्मत है? क्या कोई आएगा इसके मुंडी भिड़ाने? सींग घुसा देगा ये। इस तरह के जो इनोल्स होते हैं वो आप ताज्जुब करोगे स्टेबलाइज नहीं होते, बल्कि वो कीटों से मेजर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उनका कंटेंट 50% से ज्यादा हो जाता है। इस पूरी केमिस्ट्री में ऐसे रेयर कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे, रेयर कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे, रेयर, जिनके इनोल कंटेंट्स उनके कीटो कंटेंट से ज्यादा है। उनमें से 3-4 ही है, 3-4 ही है ओले देके। तो हमने पढ़ा ओ, ओ, ये वाला में क्या था, ओ बस क्या नहीं था, पता है। एक हमने पढ़ा ये वाला, माय गॉड, समझ गए होंगे ये भी। ये दोनों को जाता है, इनके इनोल्स को बोलेंगे थर्मोडायनेमिकली स्टेबलाइज्ड इनोल्स। इनके इनोल कौन से हैं? कौन से इनोल है इनके? थर्मोडायनेमिकली स्टेबलाइज्ड इनोल्स। बोलो, या तो ये दो हैं जिनके इनोल मेजर होते हैं, बोलो, एक और दो, और या फिर जो तीसरा क्लास है वो तीसरा क्लास है ये क्राउडेड। कौन सा वाला? कौन सा वाला? गजब का क्राउडेड, ये वाला AR। जहां पे AR क्या है? AR क्या है यहां पे? ये इनके इनोल कंटेंट इनके कीटो कंटेंट से ज्यादा होते हैं। तीनों के रीजन समझ में आ गए? बोलो, इसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। इसका रीजन enhance in acidity of proton as well as double bond is getting stabilized by fluorines. इसका रीजन इज द स्टारिक क्राउडिंग। क्या रीजन है इसका? इसकी जो एल, कैसे बोलूं, बस लिख लो, बस बाबा रे, बहुत गंदी एल्कीन होगी, लिख लो इसकी, बहुत गंदी एल्कीन। ऐसे लोगों से लोग मिलते भी नहीं है, लिख लो। प्रोटॉन ट्रांसफर तो दूर की बात है। छाप लो, उसको क्या दे, पानी भरने आया बेचारा तो। छापो, कहां गया काइनेटिक स्टेबल? हाँ, यहां छापो कि अगर आप प्रोटॉन के ट्रांसफर को इनहिबिट कर दें आप, तो एल्कीन स्टेबलाइज और इनोल स्टेबलाइज हो जाते हैं। अगर प्रोटॉन के ट्रांसफर को इनहिबिट कर दें तो इनोल स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं। टॉपिक का नाम क्या है ऊपर? काइनेटिक स्टेबलाइजेशन ऑफ इनोल्स। टॉपिक का नाम है काइनेटिक स्टेबलाइजेशन ऑफ इनोल्स, ऊपर लिख लेंगे। टॉपिक का नाम है काइनेटिक स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑफ इनोल।
छापिए, इट्स इनॉल इज ए मेजर स्पेसिस। अब एक मैं डाटा लाया हूं, उस डाटा से हम एक्सटर्नल फैक्टर समझने की कोशिश करेंगे। ये सब थे इंटरनल फैक्टर, क्या थे? लिखो, एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर इनोलाइजेशन, एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर इनोलाइजेशन। ये सब इंटरनल थे। अच्छा, और छापोगे? क्या लिखे हैं मैंने? ये 3 एग्जांपल क्या है? 3 ये जो 3 लिखे हैं कौन 3 है? ये जिनके इनॉल फॉर्म मेजर है। लिखो, कंपाउंड्स हैविंग मेजर इनॉल फॉर्म्स, जिनकी इनॉल फॉर्म्स मेजर हैं। चलिए, एक परसेंटेज इनॉल का एक डाटा है, उससे अपन कुछ समझने की कोशिश करते हैं। छाप लिया हो अगर आपने तो पूरा एकदम बढ़िया छापना है ना, एकदम रंग बना बना के कलर। बाल बच्चों के लिए रख देना इसको तिजोरी में, कहेंगे मम्मी ने पढ़ी तो अच्छी नहीं खुद, लेकिन नोट्स अच्छे बनाए थे। हाँ, मतलब काम आएंगे। कर तो कुछ नहीं पाई, बेलन चला रही है, रोटियां बनाती है, लेकिन बहुत बढ़िया नोट्स बनाए थे। यही करोगे जब ढंग से नहीं पढ़ोगी तो। लिख लिया? चलो डाटा से समझते हैं। अब आप पेन नीचे रख दीजिए। सुबह से लेकर तक जितना पढ़ा है ना, उसका क्रक्स मतलब उसका जो असेंस है वो मोड पे लिख रहा हूं। एकदम पेन रख दीजिए। मैंने कुछ कंपाउंड लिए, उनके परसेंटेज इनॉल कंटेंट एक्सपेरिमेंटल है, रूम टेम्परेचर पे निकाल के लाया हूं वैल्यूज में। एक कंपाउंड लिया मैंने OC2H5, या यहां लगा देते हैं इसको, बोर्ड रहेगा इतना बड़ा। कोई नहीं रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो नीचे वाली लाइन में लिख देंगे। OC2H5 डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। फिर एक कंपाउंड लिया मैंने एसीटोन, नॉर्मल अपना, जिसकी कहानियां सुबह से कह रहे हैं। फिर एक कंपाउंड लिया मैंने डाइकीटोन, ये वाला। फिर एक कंपाउंड लिया मैंने डाइकीटोन ही एसाइक्लिक, ये वाला। फिर एक कंपाउंड लिया मैंने डाइकीटोन ही, थोड़ा जगह कम बच गई है मेरे पास, थोड़ा एडजस्ट कर लेना ना, जगह थोड़ा कम है। मैं चाहता हूं एक ही लाइन में आ जाए, अच्छा दिखे, ये वाला। फिर मैंने एक कंपाउंड लिया डाइकीटोन ही, बस दोनों तरफ पीएच जोड़ दिया मैंने, ये वाला। और फिर मैंने एक कंपाउंड लिया डाइकीटोन ही, इस बार अजीब है, सेमी साइक्लिक टाइप ले लिया मैंने। एक डबल बॉन्डो रिंग, मतलब साइकिल का पार्ट है रिंग का, और दूसरा उसके बाहर है। अगर मैं इनके परसेंटेज इनॉल कमरे के ताप पे, ये जो हो रहा है सब रूम टेम्परेचर पे, काय पे टेम्परेचर से क्या खेला होगा तो हम अलग से देखेंगे, राइट। कमरे के ताप पे मैं इनके परसेंटेज बात कर रहा हूं। कमरे के ताप पे इसका परसेंट है ऑलमोस्ट 0%। एस्टर्स टोटोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं, वो इनॉल फॉर्म दिखाते ही नहीं है, होती ही नहीं है उनकी इनॉल फॉर्म एस्टर्स। ऑल्दो उनके पास प्रोटॉन है, यहाँ मतलब कॉपी में बन सकती है। ओ माय गॉड, एस्टर्स की कॉपी में इनॉल फॉर्म बन सकती है, होती नहीं, पाई नहीं जाती है, कोई ट्रेस नहीं मिलते इनॉल फॉर्म के, कॉपी में बन सकती है। बचपन में बनाई भी होगी आपने, शायद हो सकता है 11th 12th में इसकी बना भी दी होगी इनॉल फॉर्म। वहां तो वो लिख भी देते हैं मास्टर, उनको पता नहीं उनका बाप का क्या जा रहा है, उनको थोड़ी पता है कि वो डब्बे में बनेगा कि नहीं बनेगा, उनको तो कॉपी में बनाना है।
वो तो कभी जिंदगी में लैब गए नहीं बेचारे, स्कूल में बैठ के उन्होंने तो टाइट्रेशन टीपी है, तो वो तो बना देते हैं, उनको उनको जा रहा नहीं रहा होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली अगर ऑब्जर्व करें तो एस्टर का कोई इनॉल कंटेंट नहीं पाया जाता। ऑल दो चाहो तो आप उसकी बना सकते हो, मतलब इनॉल फॉर्म मतलब कॉपी बनाने में कोई समस्या नहीं है, मतलब उसमें तकलीफ आपको कुछ नहीं है। ये लो, ये OH और ये डबल बॉन्ड बना दिया, ये बन गया। बट ये पाई नहीं जाती। क्यों नहीं पाई जाती, इसके कई रीजन थे, वो आप समझ लेंगे अभी हम। पहले रीजन तो ये है कि 2 ऑक्सीजन है, ये हेमीएसिटल टाइप की चीज हो गई, समझेंगे बाद में, ठीक है, वो छोड़ दीजिए। सो मिलता नहीं है, लाइक बन सकता है लेकिन जब इसको देखेंगे तो इसका ट्रेस 0% है। कितना है, नहीं है, पाया ही नहीं जाता है। सो इट इज ऑलमोस्ट 0%। ये लगभग 1% है, ऑलमोस्ट बता रहा हूं मैं। ये लगभग इसका 33% है, 33%। ये लगभग 80% इनॉल है। ये अप्रोक्सीमेटली 96% के आसपास इनॉल है ना। और ये 100% इनॉल फॉर्म में पाया जाता है, 100%। रेयर नहीं, ओनली कंपाउंड विच इज फाउंड इन 100% इनॉल फॉर्म। होती नहीं कीटो फॉर्म, इसकी पाई नहीं जाती। जैसे इसकी 0% इनॉल है ना, 100% कीटो है, ये उसका अपोजिट एंड है, उधर की 100% इनॉल है, 0% कीटो है। बना वो स्ट्रक्चर थी बाकी वो होती ही नहीं दुनिया में उसकी। जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। ये मेजरली कौन सी फॉर्म हो गई, ये तीनों मेजरली कौन हो गए, मेजर कीटो माइनर इनॉल, राइट बोलो। और वो 3 कौन हो गए, मेजर इनॉल माइनर कीटो। ऐसा क्यों हो रहा है, उन फैक्टर्स को आप कंबाइंडली समझ सकते हो। एक काम करते तो पहले पे आते हैं। सबसे पहले तो क्या समस्या हुई कि एस्टर इनोलाइज नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई एस्टर में, बताइए। स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि जीओसी पढ़ चुके। क्या प्रॉब्लम हुई कि एस्टर इनोलाइज नहीं होते हैं। 0% इनोल का मतलब इनोलाइज ही नहीं हो रहे वो, क्या समस्या हुई, क्यों। पहली बात तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये टाइप की स्ट्रक्चर है। क्या है, आपने पढ़ा होगा कि कार्बन इस तरह के अगर लगे हो, OR इनको बोलते हैं एसिटेल्स, क्या बोलते हैं इनको। और अगर OR और OH लगे इनको बोलते हैं हेमी एसिटेल, क्या बोलते हैं इनको। तो ये एक हेमी एसिटेल टाइप की स्ट्रक्चर है जिसमें एक्चुअली दोनों लॉन पेयरों के बीच रिपल्सन होगा, बोलो। इसलिए तो ये बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, पर चलो कोई स्टेबल नहीं है, फिर भी एग्जिस्ट तो करती है हेमी एसिटेल भी, तो थोड़ा बहुत तो बनना चाहिए था। बिल्कुल नहीं बना, उसका वजह क्या है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं बना, इसे साफ पता लग रहा है कि दरअसल ये इनोलाइजेशन हुआ ही नहीं होगा, ये गया ही नहीं होगा उस तरफ। उसकी वजह, हाँ उसकी वजह बहुत क्लियर है। एक्चुअली यहां पर जो कॉन्जुगेशन मौजूद है वो ऑक्सीजन का इसके साथ है। अरे है, इस कॉन्जुगेशन ने क्या किया होगा, डेफिनेटली इस कॉन्जुगेशन ने यहां पर जो डेफिशिएंसी रही उसको खत्म कर दी होगी। और अगर यहां पर डेफिशिएंसी खत्म हो गई तो ये जो प्रोटॉन है, जिस प्रोटॉन की वजह से हम फुदक रहे थे, अब वो एसिडिक बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो ऐसा प्रोटॉन 2 मॉलिक्यूल मैकेनिज्म में भी ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। अरे बोलो यार, इस तरह के प्रोटॉन 2 मॉलिक्यूल मैकेनिज्म में भी ट्रांसफर। अच्छा एसीटोन में क्यों हो गया, थोड़ा बहुत भी जो 1% एसीटोन में हुआ क्यों हुआ, 1% भी एसीटोन में हुआ, उसकी वजह थी कि दरअसल ये कार्बन डेफिशिएंट था ना। अरे था ना, इसकी वजह से प्रोटॉन एसिडिक था। कैसे बताता है प्रोटॉन की एसिडिटी का, प्रोटॉन हटाओ, माइनस लगाओ, ओ माय गॉड, अगर वो माइनस स्टेबलाइज हो रहा है तो मतलब वो एसिडिक है थोड़ा बहुत। अरे यही तो किया होगा जीओसी में। कैसे देखती है प्रोटॉन की एसिडिटी, प्रोटॉन हटाओ, माइनस लगाओ, अगर माइनस किसी के साथ गुलू गुलू करने जा रहा है तो इसका तो वो स्टेबल है। बोलो, क्या एस्टर में ऐसा पॉसिबल था, क्या एस्टर में ऐसा पॉसिबल था क्या बेशर्मो, क्योंकि अब माइनस हटा के लगाते तो और गुलू गुलू करने जाता है तो ये कहता रुक जा, इस रूट की लाइनें अभी व्यस्त हैं, बाद में आना, मेरा अभी मेरे ऑक्सीजन के साथ चल रहा है, शाम को 7:30 बजे वो जाएगा तो तुझे बुला लूंगा, अभी नहीं, अभी तो मेरा ऑलरेडी चल रहा है, तू कहां से जाएगा लेने के लिए। सो मतलब उस प्रोटॉन की एसिडिटी डुबा चुके हैं हम पूरी तरह से।
अरे तुम बोल तो दो गोबरों, तो प्रोटॉन नहीं जा पा रहा, इसलिए ऑलमोस्ट 0%। क्या है? इनोलाइज ही नहीं हो रहे हैं वो। फिर ये इनोलाइजेशन बढ़ा, बढ़ा क्यों बढ़ा? बिकॉज इसमें एल्कीन को एक फैक्टर मिला, हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे मिला? कैसे मिला? ऐसे मिला, ऐसे मिला। बोलो। इसमें और बढ़ा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। इसमें और बढ़ा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के ऊपर तुर्रा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वो बहुत खतरनाक चीज होती है, लिटरली खतरनाक। एसिडिटी वेसिटी को 180 डिग्री घुमा देती है, याद करो। एकदम चकरा जाते हैं हम। ऑर्थो एसिडिक नहीं 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 नहीं, ऑर्थो नहीं, एच बॉन्डिंग, इसलिए मेटा ज्यादा होगा। यही करते आए हम यहाँ। इसमें तो एच बॉन्ड, ओ माय, इसमें क्या है? बस भगवान का दिया सब कुछ है इसमें। क्या नहीं है इसमें जीवन में? मतलब क्या ही नहीं है इसमें, समझ लो। सोचो, डबल बॉन्ड यहां आ गया। अरे यार गोबर ही मेरे को तो। हाँ हाँ, इधर देखो, इधर देखो, गोबर हो, इधर देखो, देखो देखो, ये इसके साथ भी गुल्लू गुल्लू है ना? बोलो बोलो। और इसका मन किया आज उधर नहीं इधर चल लेते हैं, थोड़ा रिंग के साथ घूम जाते हैं। फिर आपको पता है, फिर आपको पता है कि ये जैसे ही ऐसे तो कौन इसी तरफ आ जाएगा, उस तरफ जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। अरे कंजुगेशन के बाद उल्टा हो जाएगा ना। अरे गोबरो एक और बन जाएगी ना स्ट्रक्चर, तो फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके साथ भी गुल्लू गुल्लू करेगा। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, उसके बाद दो कॉन्जुगेशन और, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सब कुछ है जीवन में इसका, भगवान का दिया। और इसको तो बस पूछो ही मत। इसकी 3 इनॉल फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। कितनी इनॉल फॉर्म? 3। और वो तुम टोटोमेरिज्म पढ़ो, इनॉल फॉर्म बनाना, मैं नहीं जा रहा हूं। तीनों इनॉल फॉर्म मिलकर लगभग 94, 5 और 1%, मतलब 0% कीटो कंटेंट बनता है। सारा इनॉल में कन्वर्ट हो जाता है ये। क्योंकि इसमें एक और गजब की बात है। क्या गजब की बात है? 6 मेंबर की रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड होते हैं वो हाईली स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनमें नेचुरल 120 डिग्री का एंगल अटेन होता है। एंडोसाइक्लिक बॉन्ड पढ़े होंगे ना आप? अरे यार, हद गोबर हो तुम, हद गोबर हो, बिल्कुल हद गोबर हो। इधर देखो, देखो बेशर्मो, यहां डबल बॉन्ड था, ये था, यही था बोलो। चलाओ इसको, चलाओ इसको, चलाओ, या वाला प्रोटॉन वहां चला जाएगा, तो डबल बॉन्ड कहां गया? फिट हो गया, फिट एकदम, रिंग रिंग रिंगा, बोलो ना, एकदम ये लो। ओ माय गॉड, ये तो समझ लो लॉक हो गई चीज, रिंग में बॉन्ड चला गया ना। अरे 120 डिग्री होता है ना, पढ़ा होगा ना आपने यार, नेचुरल बॉन्ड एंगल आ गया ना sp2 का, sp2 का नेचुरल एंगल आ गया। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इसकी जिंदगी में परमात्मा को परा, सारा ही इनॉल फॉर्म एग्जिस्ट करती है, कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करती ही नहीं है। क्या आपको समझ में आया? तो मैं जो समराइज करना चाहता था वो ये था, कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन इनोलाइजेशन के माइनर फैक्टर्स हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टेरिक क्राउडिंग इनोलाइजेशन के मेजर फैक्टर हैं, लिख लो। क्या कंक्लूड किया हमने? कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन इनोलाइजेशन के माइनर फैक्टर्स हैं, बोलो। और एच बॉन्डिंग और क्राउडिंग उसके मेजर, लिख लीजिए, लिख लीजिए। परीक्षा में पक्का एक सवाल पूछ सकता है, 1 नंबर का आईआईटी जेम में, बताओ इनोलाइजेशन में ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? विच फैक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट इन इनोलाइजेशन? कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन इनोलाइजेशन के मेजर माइनर फैक्टर्स हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टेट क्राउडिंग इनोलाइजेशन के मेजर फैक्टर्स हैं, मेजर फैक्टर हैं।
मेजर फैक्टर है। अब एक और डाटा लाया हूं मैं, उससे अब एक्सटर्नल फैक्टर्स पे चर्चा करेंगे। ठीक है, साथ में कॉपी में लिख लो। एस्टर्स इनोलाइज नहीं करते हैं, एस्टर इनोलाइज नहीं होते, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के बावजूद भी नहीं होते। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बावजूद एस्टर्स इनोलाइज नहीं होते। लिखो पहला एक्सटर्नल फैक्टर तापमान, टेम्परेचर, टेम्परेचर। छाप लिया ये? मेरे को क्लास में कोई भी आऊं करता मिला है ऐसे ऐसे या कम मिला, मारकर फेंक के मारूंगा मुंह पे। मैं तरह ढंग से बैठो। गर्मी लग रही है? लग रही है, कोई बात नहीं, मुझे भी लग रही है, आपसे ज्यादा ही लग रही है। कर देंगे, बोल दिया हूं, एसी लग जाएगा अगली बार। लिख लिया? लिखो एक्सटर्नल फैक्टर में पहला टेम्परेचर। टेम्परेचर एक डाटा लाया हूं मैं, 95, 68, 44। ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है। डाई कीटोन जिसका परसेंटेज इनॉल फॉर्म टेम्परेचर के साथ लाया हूं, लगभग 90%, 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे। परसेंटेज इनॉल फॉर्म बोल रहा हूं मैं ना, ठीक है? क्या बोल रहा हूं? परसेंटेज इनॉल फॉर्म। परसेंटेज इनॉल फॉर्म कंटेंट टेम्परेचर 95%, 90%, बट 20 डिग्री, 22 की जगह 20 कर दो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर 44%, 44%, 275 डिग्री सेंटीग्रेड। बस ये डाटा हमारे लिए काम का था। अब हम समझना शुरू करते हैं। अब हम समझना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पेन रख दीजिए और बोर्ड पर देखिए सब। इस डाटा से हमें पता लग रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर के आसपास के टेम्परेचर पे ये फॉर्म मेजर है, बोलो है, और काफी हेल्दी एग्जिस्ट कर रही है। बट जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं, क्या जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा हूं, इनोल का परसेंटेज, इसको तो हम कह सकते हैं परसेंटेज इनोल कंटेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। बोलो टेम्परेचर हाई होंगे तो इनोल कंटेंट होगा, टेम्परेचर कम होंगे तो इनोल कंटेंट। सवाल उठता है क्यों, वाई, ऐसा हो क्यों रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इसका परसेंटेज क्यों होता जा रहा है और उसका परसेंटेज क्यों बढ़ता जा, वाई इट्स content is decreasing, why its content is increasing by increasing temperature। इसको समझने के लिए आपको एक बहुत बड़ा टॉपिक समझना है। उसी चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। खत्म हो गया कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, अब हम शुरू कर रहे हैं इनोलेट केमिस्ट्री। क्या शुरू कर रहे हैं? जिस चैप्टर को हमें स्टार्ट करना है उस इनोलेट केमिस्ट्री का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। लिखो काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट वर्सेस थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। फर्स्ट टॉपिक ऑफ इनोलेट केमिस्ट्री। पेपर बदल लीजिए, पन्ना जहां भी है। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है केसीपी वर्सेस टीसीपी।
केसीपी वर्सेस टीसीपी। नाउ आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर। अब तक जो था वो जीओसी का मामला था, कीटो और इनोल आइसोमरिज्म का मामला। बिल्कुल पेन रख दीजिए एकदम। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आपका सीरियसनेस 100% से भी ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज इसकी एक एक रिएक्शन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो दुनिया की। और बहुत मुश्किल है, आगे समझ में भी नहीं आएगा अगर स्टार्टिंग में चीजें समझ नहीं आई तो। और अक्सर लोगों को यही रोते हुए देखा होगा तुमने, काइनेटिकली प्रोटॉन मेजर हो गया, कभी थर्मोडायनेमिक मेजर हो गया, कभी ये मेजर, थर्मोडायनेमिक है, कौन काइनेटिक है? ये क्या लफड़े हैं जरा समझते हैं। मान लीजिए राम दुलारी, ये है ना, ये एक महिला है और इन्होंने अभी अभी हाल ही में एमएससी पास की है। अक्सर महिलाएं जो एमएससी करती हैं उनके पास दो रास्ते जाते हैं कैरियर को लेके। एक रास्ता जो घर वाले सुझाते हैं, बीएड कर लो और स्कूल में पढ़ा लो, अच्छा होता है लड़कियों के लिए स्कूल में पढ़ाना। बहुत पैक्ट लाइन है। हरियाणा का तो ये वो है, स्टेट का वो है लाइन नीचे वाली, पूरा हरियाणा स्टेट जो होता है पूरा राज्य, उसकी टैग लाइन है लड़कियों के लिए कि मास्टर कर लो, स्कूल में बढ़िया रहता है, कहीं मत जाओ। कोई क्या पीएचडी, क्या होता है पीएचडी? सो राम दुलारी के पास दो ऑप्शन है, पानीपत से पढ़ने आई है, एमएससी इसने कर ली डीयू से, अब ये दो ऑप्शन के साथ जा सकती है। आसानी से कुछ भी ना करे, अपनी डिग्री बताए और पानीपत के एक स्कूल में प्राइवेट मास्टर बन जाए, पीजीटी टीचर। हंसो मत, बहुत लड़कियां कर रही हैं ये, और मुझे गुस्सा आता है इस पे बहुत भयंकर, कि जब तुमको पीजीटी मास्टर ही बनना था तो एमएससी की सीट खराब क्यों करी? किसी योग्य आदमी को बनने दे दिया। या आई बीएससी मिरांडा हाउस से, एमएससी करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पढ़ा रही है स्कूल में, वो तो वैसे ही कर लेते। क्यों इतने रिसोर्सेज बर्बाद? पर क्या करे, देश का दुर्भाग्य। प्राइवेट टीचर बन गई, क्या बन? हाँ, वो एक था ना 3 इडियट में, मास्टर जी, मास्टर जी बन गई है, मास्टर नहीं। ये रास्ता बहुत आसान जाता है, बिल्कुल आसान है एकदम, कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी, उसको बहुत कम एनर्जी लगेगी, घर से रिज्यूम लेके जाएगी, और जैसे ही वो देखेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाने आए 12वीं, वैसे ही रख लेते हैं लोग मास्टर स्कूल। उनको तो वैसे ही नहीं मिल रहे, उनके पास तो और गड्ढे बैठे हुए हैं, बहुत गोबर है उनके पास तो, उनको तो केमिस्ट्री छोड़ो कुछ भी नहीं आता है, तो वो देखेंगे, वो रख लेंगे। एक दूसरा रास्ता भी जाता है, काफी मुश्किल है, नेट दें, गेट दें, जीआरएफ करें, पीएचडी करें और असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाएं दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी में। दोनों चीजें उसके लिए ऑप्शन खुले हुए, दोनों रास्ते जाते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रश्न करूंगा इन दोनों रास्तों से संबंधित। पहला प्रश्न, कौन सा जल्दी पाया जा सकता है? बहुत बढ़िया। किसमें कम मेहनत लगेगी? बहुत बढ़िया। कौन सा बनना आसान है? बहुत बढ़िया। कौन सा बनना अच्छा है? किसमें बन के ज्यादा स्टेबल बनोगे? ऐसे सभी प्रोसेस जो आसानी से हो जाए, जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो, क्या जिनकी रेट फास्ट हो, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो तुरंत हो जाएगा। बोलो ना, 18 तारीख को डिग्री लो, 19 को लग जाओ, कौन मना कर रहा है? 20 से तो मास्टर नहीं चालू हो गई है। ऐसे प्रोसेस बहुत फास्ट होते हैं, बस इन प्रोसेस की एक ही समस्या है, इनके जो प्रोडक्ट है, ये जो बनी है, ये है ना, क्या बनी? राम दुलारी मास्टरनी, ये चीज बहुत खराब है इसके लिए, बजाय इसके मिस राम दुलारी असिस्टेंट प्रोफेसर। ऐसे सारे प्रोडक्ट जो आसानी से हो जाए, फास्ट हो, प्रोडक्ट चाहे स्टेबल बने मत बने, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो, इन प्रोडक्टों को कहा जाता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इनको? फटाफट मामला हो रहा है, एकदम तुरंत फुरत मामला हो गया, पैसा वैसा कमाने लग गया, बढ़िया आराम से हो गया काम मामला।
ऐसे सभी प्रोडक्ट, जिन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए रिएक्टेंट को बहुत मेहनत लगती है, क्या लगती है? मुश्किल है कन्वर्ट होना। क्या है? टाइम ज्यादा लगता है, स्लो है, पर प्रोडक्ट बहुत स्टेबल है। उन प्रोडक्टों को बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो क्या हम काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट को सिर्फ रेट और स्टेबिलिटी के बेस पे ही बात कर सकते हैं? क्या यही दो फैक्टर है जिनके बेस पे हम प्रोडक्ट को काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक बोल देंगे? आंसर है नहीं। दो बातें तो बिल्कुल हमने क्लियर कर ली। ये फास्ट बनते हैं, ये फास्ट बनेगा, आसान बनेगा, बट प्रोडक्ट कम स्टेबल है, अच्छा कम है। ये स्लो बनेगा, मुश्किल बनेगा, बट प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। पर सिर्फ इतना ही डिफरेंस नहीं होता काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक में, इससे एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अक्सर एक्चुअली वही डिफरेंस है जो केमिस्ट्री को बर्बाद करके रखा हुआ है। और वो डिफरेंस ये है, ये जो मास्टरनी है ना, ये साल 2 साल 6 महीने में वापस रामदुलारी में कन्वर्ट हो जाएगी। 10-20 हजार रुपए मिलेंगे, 3 साल मिलेंगे, 2000 बढ़ाएगा नहीं स्कूल का प्रिंसिपल, कहेगा मारो गली, इस नौकरी को छोड़ो। फिर वापस रामदुलारी बन जाएगी वो, फिर किसी दूसरी स्कूल में जाएगी, फिर एक दूसरे काइनेटिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो हाईली रिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? प्राइवेट नौकरियां हैं ये। इस देश में प्राइवेट और सरकारी नौकरी का इतना तांडव क्यों मचा हुआ है? बस इसीलिए। हर प्राइवेट नौकरी एक काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है और हर सरकारी नौकरी एक थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट है। एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग गई, उसके बाद भाड़ में जाए, पढ़ाओ मत पढ़ाओ, काम करो मत करो, इसका एक ही डायरेक्शन है, रामदुलारी टू प्रोफेसर, उल्टा जाता ही नहीं है। ये सब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है? सरकारी दामाद बन गए। कहते हैं केजरीवाल बकवास करता था, मैंने भ्रष्टाचार, अरे तू खत्म कर, इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करेगा कैसे? वो तो नशा समाया हुआ है हमारे। हाँ, वो तो हम तो बच्चे पैदा होते बोलते सरकारी लगना, सरकारी क्यों? काम नहीं करना पड़ता, रिश्वत आती है, फर्जी का पैसा आता है। जब माँ बाप बच्चे को बोल ही यही रहे हैं तो काम करेगा कैसे हो? क्योंकि उनको पता है माँ बाप को, एक बार बन जाओ, बस एक बार, उल्टा तो जाता ही नहीं है। मैंने मेरी नौकरी छोड़ने के लिए 50,000 रुपए दिए थे। कितने? ऑफिशियल बोल रहा हूं। आई वॉज गवर्नमेंट इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर था पोस्ट पे। मुझे किसी एग्जाम का इंटरव्यू देना था, उन्होंने एनओसी मांग ली, मेरा डिपार्टमेंट एनओसी नहीं दे रहा था मेरे को। सोचो यहां से वापस जाना कितना मुश्किल है। लोग लगने के लिए पैसे देते, मेरे छोड़ने के लिए दी। कोई सुनने वाला ही नहीं था। मैं जाता, मेरे को एनओसी दे दो, काय के एनओसी, रिजाइन ले लो। कौन रिजाइन? उल्टा मेरे को समझा के देते, अरे मूर्ख है, जनरल कैंडिडेट है, कहां मिलती है नौकरियां, रिजाइन देके जा रहा है, बेवकूफ, तेरे पापा से बात करा। अरे तुझे क्या लेना देना यार, तुझे क्या मतलब मेरे पापा से बात क्यों है? कोई मेरी कास्ट का मिल जाता, पंडितों का लड़का है, देख बेरोजगार घूम रहे, तेरे को नौकरी मिली, इतना बढ़िया गजेटेड अफसर है, पागल है क्या? कहीं तो बोलने लगे तेरे ऊपर कुछ किसी ने करवा दिया है कुछ। हाँ करवा दिए। चप्पलें घिस गई मेरी। 20 बार मैं सेक्रेटरीट गया और तब मैंने नौकरी, मतलब तब मेरी नौकरी छूटी, पैसे देके। तो समझ सकते हो कितना इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये, हाईली इरिवर्सिबल है। बन गए, बस बन गए, बस फिर कुछ करना धरना तो है ही नहीं जीवन में। सबसे गजब की बात ये काइनेटिकली जो प्रोडक्ट बनते हैं वो और रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। क्या रहते हैं? और जब भी कोई दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहती है तो सुबह से हम यही देख रहे हैं, वो आपस में
इधर उधर जा सकती हैं, राइट। इसीलिए यहां से यहां जाके, इसलिए याद रखना, एक रिएक्टेंट जो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बना दे रहा है वो वापस फाइनली थर्मोडायनेमिक बना सकता है, पर उल्टा नहीं। राम दुलाली जो प्राइवेट मास्टरनी बन गई वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकती है, क्योंकि मास्टरनी छोड़ के फिर राम दुलाली बन जाएगी, और फिर इधर जाने का तो है ही एक, है ना। अलग बात है तब तक उम्र जा चुकी हो, जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका हो, केमिस्ट्री के नाम पे सी नहीं बचा हो, सब भूल भाल गए हो, पर प्रोसेस है ये जाने का, क्योंकि यहां से यहां जाने का प्रोसेस भी मौजूद है और यहां से वापस आने का प्रोसेस भी मौजूद है। गेटिंग माई पॉइंट? इट मींस such product or such processes which processes are kinetically controlled are reversible in nature, but the products formed or the processes which are thermodynamically controlled are not reversible in nature. बोलो, they are completely, कैसे प्रोसेस हैं ये? irreversible है। कितने लोगों को ये तीन बात में आगे हाथ खड़े करो, तीन महत्वपूर्ण बात बताओ, चलो तीनों डिफरेंस समझाओ, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन में तीन रिएक्शन, तीन डिफरेंस समझाओ। पहला, काइनेटिकली कंट्रोल फास्ट होती है, इजियर होती है, लो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल, और उनके प्रोडक्ट कम स्टेबल होते हैं। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल जस्ट उल्टा, स्लो, एक्टिवेशन एनर्जी हाई, मुश्किल, बट प्रोडक्ट स्टेबल है, और नेचर इरिवर्सिबल है। छापिए, फिर शुरू करता हूं केमिस्ट्री में। ये तो आम जिंदगी में बताया, अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। ये मत छापिए, ऐसे यहां लिखो केसी और यहां लिखो टीसी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल, काइनेटिकली कंट्रोल, पॉइंट लिखो। ये था, राम दुलारी थोड़ी छापोगे, एक तरफ लिखो काइनेटिकली, मैं ही लिख देता हूं, छोड़ो। आधे तो लिखने लगे राम दुलारी। कैसे लोग हो यार तुम, मतलब तुम तो टीपोगे ना तो सामने वाले का नाम भी टीप लोगे परीक्षा में। फास्ट, लो एक्टिवेशन एनर्जी, लेस स्टेबल प्रोडक्ट, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, या रिवर्सिबल। दूसरी तरफ स्लो, तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी, तो मोर स्टेबल, और इरिवर्सिबल। तीन ही पॉइंट है ना, बिकॉज ये दोनों पॉइंट एक ही चीज है, राइट। पॉइंट तीन ही है, राइट, ये दोनों पॉइंट एक ही चीज है, राइट। एक्टिवेशन एनर्जी से रेट का मतलब होता है यार, हाँ, उसके एक ही साथ एंड करके, पॉइंट तीन ही है। लेकिन चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इन सारी कहानी को केमिस्ट्री में लगाना। आम जिंदगी से मेंटोस जिंदगी में निकलते हैं केमिस्ट्री में। पहले तो काइनेटिक प्रोफाइल कर्व बनाते हैं, उनके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कैसे दिखाते हैं काइनेटिकली कंट्रोल प्रोसेसेस को और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोसेसेस को, राइट। बोलो, आइए काइनेटिक कर्व्स के थ्रू मैं आपको शो करना सिखाता हूं। रिएक्टेंट तो दोनों में सेम ही रहता है, हाँ यार, राम दुलारी तो थी जो दोनों बनी, रिएक्टेंट तो दोनों में सेम ही है, बोलो।
हमने यहां पर रिएक्टेंट बना दिया, एनर्जी प्रोफाइल बनाना है, रिएक्शन प्रोफाइल, रिएक्टेंट बना लिया। थोड़ा और ऊपर बना लेते हैं, ये के, फिर ये टी। के जो प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट? के। अच्छा एक बात बताओ, प्रोडक्ट रेट किससे देखते हैं? रेट, रेट और स्टेबिलिटी किससे देखते हैं? रेट किससे, किससे? रेट किसके देखते हैं हमेशा? रेट कांस्टेंट के से। अरे कार्टिक्स बढ़िया ना यार। के का फॉर्मूला क्या होता है? के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। गॉट इट? इसको अल्टीमेटली किससे पता लगती है? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए ज्यादा के कम, और ई ए कम के ज्यादा। राइट बोल, ई ए ज्यादा, ई ए ज्यादा तो के कम, और ई ए कम तो के ज्यादा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब की स्टेबिलिटी किससे देखते हैं? स्टेबिलिटी थर्मोडायनेमिक होती है स्टेबिलिटी तो। अरे स्टेबिलिटी किससे देखते हैं? के इक्विलिब्रियम से। अरे रेट देख, रेट कांस्टेंट से बोलो यार। तो स्टेबिलिटी किससे देखते हैं? के इक्विलिब्रियम से। के इक्विलिब्रियम ज्यादा तो प्रोडक्ट, अरे अभी तो सुबह कर रहे थे यार, चला मारूंगा। के इक्विलिब्रियम ज्यादा तो प्रोडक्ट स्टेबल बोलो। तो स्टेबिलिटी चेक करते हैं के इक्विलिब्रियम से। राइट, ये है रेट कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे जुड़ा होता है? रिएक्शन की डेल्टा जी नॉट से। थर्मो में पढ़ा होगा, डेल्टा जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। बोलो कैसे जुड़ा हो? आइए पहले डिराइव कर लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं। क्या इसकी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। के होता है एक्चुअली, पहले तो ये आपने पढ़ा है, पढ़ा है, या और बोले तो रिएक्शन कोशेंट लिख देते हैं। क्यों होता है? ये होता है अगर इस पर डेल्टा जी कितना हो जाता है इक्विलिब्रियम पे? 0। अरे यार इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है? और डेल्टा जी 0 हो जाता है, और क्यू क्या बन जाता है इक्विलिब्रियम पे? के। अरे के तो दोनों चीजें बार, अगर दोनों चीजें रखे तो ये 0 रख दो, बोलो इसकी जगह के रख दो, तो क्या बन जाएगा बताओ? डेल्टा जी नॉट वो डिवाइड बाई आर टी बराबर क्या आ गया बताओ? एल एन के इक्विलिब्रियम। अरे हाँ, तो बताओ के इक्विलिब्रियम निकाले तो एंटी लोग ले ले इसका, तो क्या आ गया? ई टू दी पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी। गॉट इट? तो सीधा डेल्टा जी नॉट से रिलेशन हो गया। जितना रिएक्शन का डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होगी, के इक्विलिब्रियम उतना ज्यादा होगा, बिकॉज माइनस लगा हुआ है, होती है। मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड। राइट बोलो यार, इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव होती है। अरे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नेगेटिव होता है ना यार, तो ये नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। अरे गोबर रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होता है ना, ऐसे ही तो सेल बनाते हैं हमें। कैसे बनता है सेल? हम बोलते हैं सेल कब बनेगा? जब डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आएगा, जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, हो रही होगी। बोलो ना। तो डेल्टा जी नॉट का अमाउंट ज्यादा तो के इक्विलिब्रियम ज्यादा। राइट बोलो यार। और डेल्टा जी नॉट का मैग्नीट्यूड कम तो के इक्विलिब्रियम भी कम। बोलो, तो इसका मतलब के इक्विलिब्रियम करते हैं डेल्टा जी नॉट से। किसे कनेक्ट करते हैं? उसके लिए इक्वेशन है के इक्विलिब्रियम बराबर ई टू दी पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी, है ना? बोलो, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होता है, इसीलिए हम इक्वेशन में कह सकते हैं डेल्टा जी नॉट का मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होगा, के इक्विलिब्रियम उतना बड़ा होगा, होगा के इक्विलिब्रियम उतना, और ये होता नेगेटिव है ऑलवेज। राइट और नॉट? बोलो बेटा जी, बोलो। आओ अब जरा समझते हैं। मैंने ये प्रोडक्ट बना, देखते हैं इनमें से कौन मैग्नेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है और कौन सा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल। लेट्स चेक, चेक करते हैं। आइए चेक करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पेन रख दीजिए। हम कह सकते हैं के का एक्टिवेशन एनर्जी इसके बराबर होगी।
अरे यार, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट के बीच, तो ये क्या हो गया, ये क्या किसके बराबर हो गया बताओ? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ के प्रोडक्ट। गॉट इट? किसके बराबर हो गया ये? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ टी प्रोडक्ट। हो गया ना, बोलो, टी प्रोडक्ट। और बताओ के का डेल्टा जी नॉट कितना हुआ? के का डेल्टा जी नॉट, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस बोला यार। ये जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट ही तो होता है यार। अरे ग्राफ काइनेटिक्स के, तो ये हो गया डेल्टा जी नॉट। किसका डेल्टा जी नॉट हो गया? किसका डेल्टा जी नॉट हो गया? ये डेल्टा जी नॉट हो गया के का, है ना, इस कलर में। और बताओ किसका हुआ? यहां से लेके यहां तक, ये डेल्टा जी नॉट किसका हुआ? टी का हुआ। आप बताइए, के और टी दो प्रोडक्ट है, फास्टर है के, बिकॉज उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है ना? फॉर के लिख रहा हूं मैं, फॉर के प्रोडक्ट के लिए क्या उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है? क्या ई ऑफ के कम है? बोलो। अगर ई ऑफ कम के है तो उसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा, तो वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? फास्ट। क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलो। ये एक चीज है के लिए। अगर हम या दूसरी निकालें फॉर द प्रोडक्ट की, क्या उसका डेल्टा जी नॉट में? अरे लेस है उसकी बजाय, बोलो यार। अरे इसका डेल्टा जी नॉट के का, और इसका ज्यादा है, बोलो। इसका कम है, बोलो ना यार। अगर उसका डेल्टा जी नॉट कम है, इसका के इक्विलिब्रियम कम होगा, और कम होगा तो फिर वो लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। अगर कोई प्रोडक्ट फास्ट बन रहा हो और कम स्टेबल बन रहा हो, ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहा जाएगा? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। समझ में आया? पक्का समझ में आया? अगर प्रोडक्ट पी के लिए बात करें तो, प्रोडक्ट पी के लिए बात करें तो, प्रोडक्ट पी के लिए बात करें तो, बोलो। इसको मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको मैं मिटा देता हूं। फॉर प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट पी के लिए बात करें तो, बोलो। प्रोडक्ट पी के लिए बात करें तो, फॉर प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट पी के लिए बात करें, बताओ क्या बात होगी? बताओ प्रोडक्ट पी के लिए क्या है? उसका ई ज्यादा है, पी का, पी, हाँ टी है, कोई बात नहीं। टी का ई ज्यादा है, टी का ई ज्यादा है, तो पहला उसका ई जो है टी का वो ज्यादा है। अगर ज्यादा होगा तो रेट कांस्टेंट कम होगा, और अगर रेट कांस्टेंट कम होगा तो, रेट कांस्टेंट कम होगा तो स्लो बनेगा। उसका डेल्टा जी नॉट ज्यादा है, उसका डेल्टा जी नॉट, उसका डेल्टा जी नॉट, अगर डेल्टा जी नॉट का मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा है तो हम कहेंगे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा तो वो मोर, और अगर वो मोर स्टेबल हुआ तो वो कैसा प्रोडक्ट होगा? कैसा प्रोडक्ट होगा? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल। कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। तो अगर आपको तीन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी दी जाए तो आप समझ जाओ कौन प्रोडक्ट काइनेटिकली कंट्रोल है, कौन प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल है। पक्का? छापिए इसको, छाप। दोनों के फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है, पर दोनों का रिलेशन उल्टा है। मतलब ई बढ़ता है तो के घटता है, लेकिन डेल्टा जी बढ़ता है तो के बढ़ता है। उसका रीजन, ई हमेशा पॉजिटिव होती है और डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव। उसका रीजन है ये पॉजिटिव होता है, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव। साइन अलग अलग है दोनों के। एक्टिव एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होगी, बोलो।
ये नोट कर लो, ये वाली चीज। बस ये तीन बातों को पल्ले बांध लेना पूरी इनोलेट केमिस्ट्री में, तीन बातों को। केसीपीज क्या होते हैं? फास्ट, लेस एक्टिवेशन एनर्जी वाले, रिवर्सिबल प्रोसेस के, कम स्टेबल प्रोडक्ट। स्टेबल प्रोडक्ट इज स्लो, इरिवर्सिबल, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट। लिख लिया? टाइम क्यों लगा रहे हैं? तो अब तक तो हमने एक जनरल बात की काइनेटिक कर्व बना के। आइए अब एक एग्जांपल लेते हैं रिएक्शन, और उस रिएक्शन के एग्जांपल से बिल्कुल डायरेक्टली समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रोडक्टों को एनालाइज करते हैं। व्हाट इज केसीपी, व्हाट इज टीसीपी, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डील विद केसीपी एंड टीसीपी। अभी तक हमने ख्यालों में बातें बोली, अब हम एक ऑर्गेनिक की रिएक्शन उठाते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। केसीपी की फुल फॉर्म कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, टीसीपी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। कहीं घर जाए कुछ और हो जाए, केसीपी वेसीपी रिवीजन करते वक्त कुछ। क्या लिख लिया? नोट कर लिया? ये थोड़ी लिखना है, ये तो पता ही है, थर्मो का है, ये तो छोड़ दीजिए। तो ये तो मालूम है ना कैसे डिराइव करते हैं। हाँ ठीक है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मान लीजिए एक रिएक्टेंट है ए, और वो दो डिफरेंट पाथ से दो प्रोडक्ट बना रहा है, बी और सी। ऐसा भी रेयर आता है, मतलब केमिस्ट्री में। वो भी आपको एहसास होना चाहिए, ऐसा नहीं कभी आता नहीं है ऐसा। इस टाइप की चीजें भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, स्पेशली कोऑर्डिनेशन में फेस करनी, और स्पेशली जो नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया, कर्व बनाया, मतलब इनके लिए खींचा, जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, राइट बोलो, और वो कर्व एंड दिस इज द प्रोडक्ट। अब चल गया ये, बी, राइट, सॉरी। So tell me, what do you think about product C? What do you think about product C? Is it kinetically controlled or thermally controlled product? Huh? Yeah, sometimes it also happens that the major product form faster also. नोट लीजिए, C जो है वो स्टेबल भी और फास्टर भी बनेगा। लिख लो, नोट कर लो। कई बार ऐसा भी होता है, केसीपी और टीसीपी लिख लो एक ही हो जाते हैं, केसीपी टीसीपी ही हो जाते हैं। यही काइनेटिकली कंट्रोल्ड और यही थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, यही काइनेटिकली कंट्रोल्ड है और यही थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है। समटाइम्स इट हैपेंस, और उसका क्लियर रीजन
देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स में कोई संबंध नहीं होता है दूर दूर तक। हो सकता है कई बार के दोनों सेम स्टेज पे आ जाए, सेम पेज पे आ जाए, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। मींस अच्छा है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल मतलब ज्यादा स्टेबल और काइनेटिक मतलब फास्टर, बोलो तो इसका मतलब सी स्टेबल भी और फास्ट भी बन रहा है, स्टेबल भी और फास्टर भी बन रहा है। ऐसा होता है। मान लो राम दिलौरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत भयंकर इंटेलिजेंट है, बोलो एग्जाम वहां से निकली, टीयू से एग्जाम दिया, अगले पहले एग्जाम में प्रोफेसर बन गई, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता ऐसा? अरे आप नहीं, मतलब आप नहीं बन सकते, आपके लिए नहीं होता ऐसा, पर ऐसा होता है, लोगों के लिए हो सकता है। आपके जीवन में ना घटना घटे ऐसी, पर ऐसा मेरे जैसे का अलग घट सकती है, फास्ट भी और स्टेबल भी हो। क्लियर है, बोलो। चलिए अब हम एक रिएक्शन लेते हैं, वहां से कहानी की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आराम से पैर रख दो एकदम। अब बकवासें कर रहा था, ज्ञान की बात कर रहा था, काम की कम कर रहा था। अब हम पहली काम की बात कर, फर्स्ट रिएक्शन एडिशन ऑफ कंपाउंड। बिल्कुल पेन रख दीजिए एकदम। मैंने ये एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया, इसको कहा जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या बोलते हैं इनको? ओके, बहुत पाला पड़ेगा आपका इनसे, मतलब इतना ना जिसकी कोई हद नहीं। नेट का पेपर आप किसी भी साल दो और नेट के पेपर के सवाल ऐसा कंपाउंड दिखे ना, हो ही नहीं सकता। एक आध सवाल में तो दिख ही जाता है, ऐसा इतना फेमस है ये, मतलब इसके बहुत रायते हैं, बहुत अनसंट कहानी है इसकी। क्यों है? आइए पहले तो इसको जीओसी से पकड़ के इसका पोस्टमार्टम करते, फिर रिएक्शन करवाते। रिएक्शन हम करवा रहे HCN से, कैसे करवा, फेमस रिएक्शन है ये, है ना। इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहा जाता है, 12वीं क्लास में भी होगा आपने। साइनोहाइड्रीन बनती है ना, फेमस है, फेमस, 12वीं क्लास में आई होगी पहली बार। कीटोन की रिएक्शन HCN से कराई होगी, है ना, बोलो। ये साइनाइड अटैक कर देगा, बोलो, और वो H+ वो ले लेगा और ये बना दिया, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। अरे आप कुछ तो बोल दो कि हमने किया यार, ऐसा बनता है साइनोहाइड्रीन। मैं नहीं पढ़ाने गया, ये तो बचपन में लिया, हम बात करेंगे इसकी। समस्या क्या है उस ऊपर वाले रिएक्टेंट की? समस्या ये है कि अगर मैं नॉर्मली जो नीचे, अच्छा पहले उसी में जिसमें लिखी हुई थी उसी में चलते हैं। अगर मैं नीचे वाला रिएक्शन करवा रहा था, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहा था, केवल एक ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था, है? एक लड़का एक लड़की, गधा भी बता देगा किसकी होगी, एक एक ही है तो आपस में होगी। डिसाइड कर दिया कि ये अटैक करेगा, ये यही करेगा जी, हो गया। पर प्रॉब्लम आती है ट्राइंगल में, है ना। हिंदी फिल्मों में तो इसी पे जिंदगी की गुजरी है इनकी, पूरे 90 से लेकर 2010 तक। आजकल बर्बाद है, लेकिन वो चल नहीं रहा है, लोग देख नहीं रहे, बाकी इसी भी जिंदगी गुजारी उन्होंने। सैफ सर बगल ही रहता था, अजय देवगन मेन रोल में रहता था या सनी देओल, दोनों में से कोई एक मर जाता था लास्ट में। लव ट्रायंगल पे ही हुआ है जो हुआ है जीवन, इतना कचरा कंटेंट बनाया है, कोई बात नहीं। यहां समस्याएं हैं हमारे सामने, इसमें दो गंभीर, या दो इलेक्ट्रो, अरे कौन ऊपर क्या ताजमहल बना रहा है गे, क्या कर रहा है? मेरी क्लासों में ही होते हैं, पता नहीं, जयपुर जाता उधर भी ऊपर कोई ताजमहल बना रहा होता है। ऐसा क्या बनाना शुरू कर दिया इन्होंने, कहां से आते लोग? उसमें समस्या है, उसमें साइनाइड के पास दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1, ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, बीटा पोजीशन। आपको नहीं पता लगे, कॉन्जुगेशन रेजोनेंस बना के देख लो, हो जाएगा। और मैं सॉरी मैंने पहले बनाया नहीं है ना, गलती हो गई मुझे। ऐसे कैसे बता दिया मैंने यार, ऐसे बोल ही कैसे दिया मैंने, बाद में करेंगे, पहले तो इसका रेजोनेंस लेते हैं ना। ये यहां पर प्लस ना, अब ये भी चला के बताओ इलेक्ट्रॉन कैसे, ये चल गए ऐसे ऐसे, है ना। तो दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारे पास, राइट। एक तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, वो को जब चलाएंगे तो यहां भी
नहीं नहीं, आपकी शक्लें बहुत गंदी गंदी लग रही है। एक काम करते हैं, पहले पूरा 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 रेजोनेंस बनाते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो कैसे मेरे से, मतलब इस तरह के पाप तो मुझसे होते ही नहीं है। अच्छा एक काम करते, पहले इस पाई बॉन्ड को चलाओ, है ना, चलाओ। ओ बहुत बढ़िया। ओ माइनस, इधर प्लस, ये बन गई पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैनोनिकल। पाई बॉन्ड को चलाओ, ये बात ऐसे, ये बन गई दूसरी कैनोनिकल। अरे यार, एक तो डंडे मुझसे सीधे नहीं खींचते कभी भी। O माइनस ऐसे करके, ये डबल बॉन्ड यहां पर प्लस। अच्छा पहले एक काम करते हैं, भाड़ में जाए सब कुछ। पहले बताओ 1 2 और 3 तीनों को देख के क्या एनालाइज हुआ आप? कितने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है? 2। बोलो, एक तो ये रहा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, रहा ना, और एक ये रहा। हाँ, 2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स है मेरे पास मौजूद, है या नहीं है? अच्छा पहले ये बताओ कि दोनों में से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कहां रहेगा? नेगेटिव तो दोनों में ऑक्सीजन पे है, कोई टेंशन नहीं है। इसमें भी ऑक्सीजन में नेगेटिव, उसमें भी ऑक्सीजन में नेगेटिव है। दोनों में से पॉजिटिव ज्यादा कहां? अच्छा अच्छा, ये डिसाइड कैसे करते हैं? अच्छा अच्छा, ज्यादा चार्ज कहां रहेगा ये डिसाइड किस बेस पे करते हैं? इसका हाइब्रिड देखेंगे, इसका हाइब्रिड क्या देखेंगे? इसका हाइब्रिड में पता लगेगा किस पे कितना ज्यादा चार्ज था, बोलो। और हाइब्रिड बनाते कैसे हैं? इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस लेके। ओह माय गॉड, अरे कैसे पता लगता है? ये पहली बात तो, ये एक ही कंपाउंड की 3 स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग, राइट? कैसे पता लगता है किस पर ज्यादा चार्ज है, किस पर कम चार्ज है? पता लगता है उसका हाइब्रिड देखो। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना, क्या बना? ऐसे तीर लगा दे तो रेजोनेंस, और 3 ऐसे कर दे तो हाइब्रिड बन जाता है, बोलो। ऐसे हाइब्रिड बना के देखते हैं। हाइब्रिड में हमें क्या समझ में आया? कि डबल बॉन्ड घूम रहा है, बोलो। ये डबल बॉन्ड या सब जगह घूम रहा है, बोलो। तो डबल बॉन्ड को तो ऐसे घुमा दो, घुमाया घुमाया घुमाया, ऐसे। चार्ज कहां कहां है? चार्ज कहां कहां आए हैं? या माइनस है, बोलो यार। लेकिन पूरा माइनस, क्योंकि इसमें माइनस आया है, इसमें माइनस आया है, पर इस स्ट्रक्चर में माइनस है। इसका मतलब यहां पर माइनस ना हो के पार्शियल माइनस हो। तीनों का ही तो कंट्रीब्यूशन लेते हैं। अच्छा, कंट्रीब्यूट कैसे तीनों को? उनकी स्टेबिलिटी के रेशियो में। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगी स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में उतना ही ज्यादा होगा। अरे ये तो मोर स्टेबल कैनोनिकल, अच्छा कैनोनिकल नहीं, अंग्रेजी बोल दी मैंने। मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल कंट्रीब्यूट मोर टू द हाइब्रिड। बताओ तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। फिर इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? सेकंड। क्यों? लाइक चार्ज है, इस लाइक चार्जेस दूर है, तो ये ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। इसके कंट्रीब्यूशन से तो हम डबल बॉन्ड को घुमा लिया। अब इन दोनों का कंट्रीब्यूशन लो, ये ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, इसका मतलब इस जगह पर डेफिशिएंसी ज्यादा है, वो कम कंट्रीब्यूट कर रही है, इसका मतलब इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज कम है। कितने लोगों के बात समझ खड़े करिए? मीन्स यस, इन दिस कंपाउंड, इज दिस इन दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, यस एग्री कि इसमें 2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, पर दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आइडेंटिकल नहीं है। दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आइडेंटिकल नहीं है। दो सेंटर है, अब आरएस बना ले तो समझते हैं ये सेंटर है और एक ये सेंटर है, ये ज्यादा चार्ज है, राइट? दिस सेंटर इज मोर चार्ज, दिस सेंटर इज मोर चार्ज एंड सेंटर इज लेस चार्ज, बोलो। लेस चार्ज। इसका मतलब साइनाइड के पास अब 2 रास्ते जाते हैं अटैक करने के लिए। या तो साइनाइड, सॉरी दूसरे लेते, रंगों की कमी नहीं है, एकदम रंगीन है मामला। या तो साइनाइड वाले सेंटर पर अटैक करे। आपको पता है चार्ज होगा उस पर अटैक फास्ट होगा, क्योंकि चार्ज ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा।
अट्रैक्शन ज्यादा तो जल्दी अटैक। माय गुडनेस। और जिस सेंटर पर चार्ज कम है उस पर अटैक स्लो होगा, फास्ट होगा। तो इस से बनने वाले प्रोडक्ट काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होंगे, और इस सेंटर पर अटैक होने से बनने वाले प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होंगे। पहले तो इसको देखो एक बार, देखो देखो बहुत बड़ी बात लिख दी मैंने, देखो एक बार देखो, समझ में आया मैंने क्या बोला है? मैंने कैसे डिसाइड किया कौन सा सेंटर ज्यादा चार्ज है? रेजोनेंस से। मैंने पता किया पॉजिटिव चार्ज कहां पे ज्यादा मौजूद है, बोलो। जहां पे पॉजिटिव ज्यादा मौजूद है नेगेटिव उसके पास ज्यादा अट्रैक्ट होगा, इसका तो वहां ज्यादा फास्ट अटैक होगा, वहां ज्यादा फास्ट अटैक होता है तो काइनेटिक अटैक है, और जहां कम चार्ज मौजूद है वहां स्लो अटैक होगा तो वो एक थर्मोडायनेमिक अटैक है। ये पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा पहले बताओ? पक्का पल्ले पड़ा, बोलो। आइए अटैक करवाते हैं, आइए अटैक करवाते हैं। अटैक अटैक। ये साइनाइड HCN की रिएक्शन करवा रहे हैं हम, HCN की रिएक्शन करवा रहे हैं। एक बार एक बार ये रास्ता यस, क्या रास्ता पूछ रहा हूं, यस क्या होता है? थर्मोडायनेमिक रास्ता। कौन सा रास्ता? तो दिस रिएक्शन इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, दिस रिएक्शन इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड। करवाओ अटैक, करवाओ अटैक, रिएक्शन करवाओ। ये यहां अटैक करेगा, बोलो बोलो यार। ये यहां करेगा, ये यहां जाएगा, वो वहां चला जाएगा, बोलो बोलो ना दोस्तों। तो साइनाइड अटैक करेगा यहां, तो इधर जुड़ गया साइनाइड, राइट, बोलो। इधर आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा O-, इस तरह से। यही होगा क्या? यही होगा ना? हाँ यही होगा पक्का। अच्छा इधर अटैक करवाओ, इधर अटैक करेंगे ये खुल जाएगा, बोला। तो सिंपली वो डबल साइनाइड कहा जाएगा। ये जो -1 है वो प्रोटॉन ले लेंगे, इस वाले प्रोटॉन को स्नेच कर लेंगे, बोला यार। इस वाले प्रोटॉन को स्नेच कर लेंगे, इस वाले प्रोटॉन को स्नेच कर लेंगे, तो यहां H लगा दूं या अगला स्टेप बनाऊं? लगा दूं? अरे यही लगा दूं, या H लगा देंगे, या H लगा देंगे। लगा दिया, बोलो। अब ये प्रोडक्ट बन गया ऐसा कि ऐसा ही। इस प्रोडक्ट में दिक्कत है, अब ये इनॉल फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है, और इनॉल फॉर्म अपने आप इक्विलिब्रियम से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? कीटो फॉर्म में। मेजर कीटो ही होती है तो नॉर्मल एसीटोन है ना यार, तो सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? कीटो फॉर्म में। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को देखो, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट जरा से देखो, इसमें डबल बॉन्ड कीटोन पे आ गया है, बोलो। इसका मतलब ये प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट होगा? ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। वहां डबल बॉन्ड बाहर है, एल्कीन टर्मिनल है, टर्मिनल टर्मिनल एल्कीन की बॉन्ड एनर्जी कम होंगी। अभी सुबह अभी देखिए बॉन्ड एनर्जी करके यार, इसीलिए ये प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट होगा? पर दोनों में फास्ट कौन बना? फास्ट कौन बना? ये बना। इसलिए ये प्रोडक्ट कैसे हैं और ये प्रोडक्ट कैसे हैं? इसीलिए इसमें इसमें रिएक्शन करते वक्त क्या लगाएंगे? सिंगल एरो। इसमें रिएक्शन करते वक्त क्या लगाएंगे? समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ खड़े करो। आप लीजिए, लिख लीजिए। क्या प्रीवियस कहां है? स्लाइड होगी ना, ये तो कुछ भी नहीं है, इस चालू करो। कहां है प्रीवियस स्लाइड? इन रिएक्शंस के नाम है पता है? इधर देखो, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेट एडिशन। आगे जाके माइकल टाइकल नाम आएंगे सब। इनको बोलते हैं डायरेक्ट, नोट कर लो, कॉन्जुगेट एडिशन। क्या है ये?
वो है, लिख लो डायरेक्ट एडिशन। पहले ये छापो, कोई नहीं, रिएक्शन फिक्शन सब आ जाएंगे, अभी हमें सिर्फ काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक समझना है, धीरे 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 करके, ताकि हमें आइडिया लगने लगे। रिएक्शन फिक्शन सब समझ लेंगे बाद। ठीक है, और कॉपी में कंक्लूजन लिख लेना, इंटरेक्शन बिटवीन मोर चार्जेस काइनेटिक इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन लेस चार्जेस थर्मोडायनेमिक इंटरेक्शन। इससे कंक्लूजन निकाल, धीरे धीरे ऐसे तो सीखेंगे हम कैसे काइनेटिक थर्मोडायनेमिक्स निकालना सीखेंगे। इंटरेक्शन बिटवीन मोर चार्जेस, हाई चार्जेस, जैसे लिखो इंटरेक्शन बिटवीन हाई चार्जेस काइनेटिक इंटरेक्शन, less charges is thermodynamic interaction, ये लिख लिया, आगे बढ़े। ये इंटरेक्शन काइनेटिक क्यों बोला मैंने, फास्ट क्यों बोला, मोर चार्जेस, लिख लो हायर चार्जेस फास्ट इंटरेक्शन, हायर चार्जेस फास्ट इंटरेक्शंस, हायर चार्जेस फास्ट इंटरेक्शंस, लेस चार्जेस स्लो इंटरेक्शन, स्लो इंटरेक्शन। Getting my point? Next, this is called, लिख लो क्या बोलते हैं इसको, this is called direct addition. This is called conjugate addition. बहुत काम पड़ेगा हमारा इनसे, माइकल बाबा, माइकल की अम्मा पापा, बहुत काम है हमें इनसे। एक 100% हर एग्जाम में होता है कॉन्जुगेट वर्सेस डायरेक्ट से, मतलब आगे जिनकी नेम रिएक्शंस बनेंगी उनसे, ये मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, कहां बनेगा, तीन ही चीजें दिक्कत पैदा करेंगी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। पहली काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक, हार्ड वर्सेस सॉफ्ट, और तीसरी स्टीरियो केमिस्ट्री घुस जाए। इन तीनों पे 1 by 1 कंट्रोल लिया। ऑर्गेनिक से आसान कोई चीज नहीं होती, सामने सब कुछ सामने दिखता है, फिजिक्स तो बहुत कुछ निकालना पड़ता है, ऑर्गेनिक तो सब सामने बना होता है मॉलिक्यूल, लेकिन सबसे मुश्किल भी ऑर्गेनिक ही होती है। अब हम इससे आगे की चर्चाओं के लिए मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए 6 बज गए, तब तक के लिए बाय बाय।